नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों और साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज कुमार। इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए सभी एक दिवसीय परीक्षाओं वो मेडिकल लाइन के जितनी भी प्रतियोगित परीक्षाएं हैं उसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, लेसन 6 का पुष्पीय पादपों का शरीर में आप सभी का स्वागत है। इसमें से पार्ट ए और बी बन चुका है और पार्ट सी पर आज काम करने वाले हैं, जिसमें से 20 क्वेश्चन आप सभी लोगों को दिया जाएगा और अपनी तैयारी को इस वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 42, 41 तक हो चुका है, 42 इस वीडियो में स्टार्ट होगा। आगे चलते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा वक्तव्य सत्य है? ए, वाहिकाएं बहुकोशीय व संकीर्ण ल्यूमेन युक्त होती हैं। वाहिकाएं बहुकोशीय व संकीर्ण ल्यूमेन युक्त होती हैं। ठीक है, तो ऊपर पहले वाले में वाहिकाएं दिया गया, दूसरे वाले में वाहिनिकाएं दिया गया। ठीक है, अच्छा। और तीसरा सी, वाहिकाएं एक कोशिकीय व बड़ी ल्यूमेन युक्त होती हैं। और डी, वाहिनिकाएं एक कोशिकीय व बड़ी ल्यूमेन युक्त होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से 4 ऑप्शन बनाए गए हैं। बहुत जटिल क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप कर जाते हैं तो बाकी सब क्वेश्चनों को करने में आप लोगों को आसानी, और इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा कर दिया जाता है। चलिए, जो 42 का प्रश्न संख्या 42 है, इसका उत्तर सुनिए। इसका उत्तर जो है पहला ही है, ए को माना गया है, यानी कि आपका वाहिकाएं बहुकोशिकीय व संकीर्ण ल्यूमेन युक्त होती हैं। ठीक है, यही वक्तव्य जो है सत्य, बाकी सब असत्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 43 पर। 43 कह रहा है, शांत क्षेत्र वाली कोशिकाओं का गुण होता है निरंतर विभाजित होकर ट्यूनिका निर्माण में वृद्धि। बी, घना कोशिका द्रव्य व सुस्पष्ट केंद्रक। सी, पतला कोशिका द्रव्य व छोटी केंद्रक। डी, निरंतर विभाजित होकर कार्पस निर्माण में वृद्धि। चलिए बताइए भाई, प्रश्न संख्या 43 पर चलते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 43 का उत्तर देखिए ध्यान से। सी इसका उत्तर है, शांत क्षेत्र वाली कोशिकाओं का गुणन होता है पतली कोशिका द्रव्य व छोटी केंद्रक। ठीक, ये आपका 43 का उत्तर हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 44 पर चलते हैं। मूल का शीर्षस्थ विभाज्योतक पाया जाता है। ठीक, मूल का शीर्षस्थ विभाज्योतक पाया जाता है। तो ये था 44 प्रश्न। सुनिए ध्यान से इसका। सभी मूलों में, केवल रेडिकल में, केवल मूसला जड़ों में, केवल उपस्थानिक जड़ों में। जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। उत्तर इसका क्या होगा भाई? 44 का, प्रश्न संख्या 44 का। ठीक, उत्तर बताइए। चलिए इसका उत्तर देखिए, प्रश्न संख्या 44 का एक उत्तर होगा सभी मूलों में। मूल का शीर्षस्थ विभाज्योतक पाया जाता है सभी मूलों में, जितने प्रकार के मूल हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 45। 45 कह रहा है, कोलेरेन काइमा किसमें विकसित होता है? ठीक, तो ये कह रहा है कोलेरेन काइमा किसमें विकसित होता है? पाइनस की परागनली में, क्लोरेला के कोशिका द्रव्य में, हरी फफूंदी जैसे स्पर्जिलस की माइसीलियम में, मांस के बीजाणु संपुट में। चलिए प्रश्न संख्या 45 का उत्तर बताइए फटाक से। प्रश्न संख्या 45 का उत्तर, चलिए उत्तर देखिए, मांस के बीजाणु संपुट में। ठीक है, क्लोरेन काइमा मांस के बीजाणु संपुट में विकसित होता है। ठीक, आगे चलते हैं। 46 देखिए, मूल की अनुदैर्ध्य काट में अग्रभाग से ऊपर की तरफ 4 क्षेत्र निम्न क्रम में पाए जाते हैं। ठीक, 46 पढ़ रहे हैं। मूल गोप कोशिका विभाजन पहला ऑप्शन है, कोशिका में वृद्धि, कोशिका का परिपक्वन। दूसरा है मूल गोप कोशिका विभाजन, कोशिका परिपक्वन, कोशिका वृद्धि। सी, कोशिका विभाजन, कोशिका वृद्धि, कोशिका परिपक्वन, मूल गोप। और डी, कोशिका विभाजन, कोशिका परिपक्वन, कोशिका में वृद्धि, मूल गोप। तो ये प्रश्न संख्या 46 है। प्रश्न संख्या 46 का 4 ऑप्शन दे रखा है। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताइए। चलिए आइए उत्तर पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 का उत्तर देखते हैं। एक उत्तर इसका सही बताया जा रहा है। मूल गोप कोशिका विभाजन, कोशिका में वृद्धि, फिर कोशिका का परिपक्वन होता है। पहले मूल गोप, फिर कोशिका विभाजन, फिर कोशिका में वृद्धि, फिर कोशिका का परिपक्वन। ठीक, ये इस तरह से इसको दर्शाया गया है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 47 पर। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 47, पौधों में पाए जाने वाला मुख्य तत्व है कार्बन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, लौह। ठीक, प्रश्न संख्या 47। चलिए, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है, मुख्य तत्व है, तो ये कार्बन होता है। ठीक, लकड़ी को जलाएंगे कार्बन ही, पौधे में लकड़ी को जलाएंगे कार्बन ही मिलेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, धुएं कहा जाता है, ठीक है। और भी मिक्सड गैस होती है। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 48 पर। प्रश्न संख्या 48 ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग क्या कह रहा है। एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टिल वनपोषवाही नाल रंभ पाई जाती है आसमुंडा व एक्विसेटम में, मार्सिलिया व वोट्राइथियम में, एडिएटम व कुकुरबिटेसी में, डी कसोनिया व मेडेनहेयरफर्म में। चलिए 48 का जो है देखिए उत्तर बताइए। 48 का जो है उत्तर ए है, ठीक। आसमुंडा व एक्विसेटम। एक्टोफ्लोइक सिफोनोस्टिल बाह्यपोषवाही नाल रंभ पाई जाती है आसमुंडा व एक्विसेटम में। चलिए अगला प्रश्न है 49। प्रश्न संख्या 49 कह रहा है काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में निम्न में से कौन सा भाग मुख्यतः प्राथमिक ऊतकों का बना होता है। ए सभी भाग, बी तना व मूल, सी पुष्प फल व पर्ण और डी प्रारोह शीर्ष व मूल शीर्ष। चलिए बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर। चलिए उत्तर देखिए, डी प्रारोह शीर्ष व मूल शीर्ष। काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधों में निम्न में से कौन सा मुख्यतः भाग प्राथमिक ऊतक का बना होता है। प्रारोह शीर्ष व मूल शीर्ष, ये दोनों प्राथमिक ऊतक के बने होते हैं। आगे चलते हैं 50 पर। 50 कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा 50। प्रश्न संख्या 50 कह रहा वाहिनिकाओं एलिमेंटों व चालिनी नलिका एलिमेंटों में कौन सा संरचनात्मक गुण समान होता है। ए पार्श्व भित्तियों में छिद्र, बी पी प्रोटीन की उपस्थिति, सी अकेंद्र की अवस्था, डी मोटी द्वितीयक भित्तियां। 50 पर चले आए भाई। 50 का उत्तर, चलिए उत्तर देखिए, बी ऑप्शन सही, पी प्रोटीन की उपस्थिति। वाहिकाओं एलिमेंटों व चालिनी नलिका एलिमेंटों में पी प्रोटीन की उपस्थिति सा संरचनात्मक गुण समान होता है, ठीक। चलिए प्रश्न संख्या 51 पर। 51 कह रहा है पौधों में द्वितीयक वृद्धि के विवेचनात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा उपयुक्त है। भाई 4 जोड़ा यहाँ पे दिया गया है। गन्ना तथा सूर्यमुखी, सागौन तथा चीड़, देवदार तथा फर्न, गेहूं तथा मेडन हेयर फर्न। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 51 का जो ऑप्शन होगा डी होगा। डी ऑप्शन 51 का गेहूं तथा मेडन हेयर फर्न। तो ये क्वेश्चन क्या था, एक बार फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। कह रहा पौधे में द्वितीयक वृद्धि के विवेचनात्मक अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ा उपयुक्त है। तो गेहूं तथा मेडन हेयर फर्न। चलिए 52 चलते हैं। 52 कह रहा है कि पथ कोशिकाएं पतली भित्तियों वाली कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पर बड़ा बड़ा ऑप्शन दे रखा है, जो जड़ों की अंतस्थ त्वचा में पाई जाती हैं और ये कार्टिक्स से परिरंभित में जल के परिवहन को सुगम बना देती हैं। पोषवाह तत्व में होती हैं, जो पदार्थों के प्रवेश बिंदु के कार्य करते हैं, जहां वे पदार्थ अन्य पादपों तक पहुंचा दिए जाते हैं। सी कह रहा है बीजों के बीज चोलों में होती है, ताकि बीजांकुरण के दौरान वृद्धिशील भ्रूण उसमें से होकर बाहर आ सके। डी वर्तिका के केंद्रीय भाग में पाई जाती है, जिसमें से होकर पराग नलिका अंडाशय की ओर बढ़ती जाती है। अच्छा, ये तो था प्रश्न संख्या 52। इसका उत्तर फटाक से बताइए। 52 का जो है उत्तर ए है। तो इसी को पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए एक बार फिर से। पथ कोशिकाएं पतली भित्ति वाली कोशिकाएं होती हैं, जो जड़ों की अंतस्थ त्वचा में पाई जाती हैं और ये कार्टिक्स से परिरंभित जल के परिवहन को सुगम बना देती हैं। ठीक, तो ये पूरा उत्तर आपका होगा इस प्रश्न का। आगे चलते हैं। इसका अगला प्रश्न संख्या 53 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 53 कह रहा है पुष्पीय पौधों में संवहनी ऊतक किसके विकसित होते हैं। तागजन, रंभजन, वलकुटजन, त्वचाजन। जल्दी बताइए। 53 का, चलिए उत्तर लीजिए 53 का भाई। बी रंभजन। पुष्पीय पौधों में संवहनी ऊतक रंभजन विकसित होते हैं, ठीक है, रंभजन से विकसित होते हैं। तो ये था आपका अगला प्रश्न। 54 पे चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 54 है। ध्यान से देखिएगा 54 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंजाइम क्रिया के लिए प्रतिरोधी होता है। काष्ठ रेशा, पराग का बाह्य छोर, पत्ती का क्यूटिकल। तो 54 का जो है उत्तर बताइए। चलिए भाई 54 का उत्तर देख लीजिए। 54 का सी पराग का बाह्य छोर, ये आपका उत्तर होगा।
54 का सी उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 55 पर चलते हैं। 55 कह रहा है, गन्ने के कलम में विभिन्न पर्वांतरों की लंबाई में भिन्नता किसके कारण आती है? ए प्रवो शीर्ष विभेदोतक, बी कक्षीय मुकुलों का स्थान, सी प्रत्येक पर्वांतर के नीचे पर्व पर पत्ती की स्तरिका का साइज, अंतर्वेशी विभाजोतक। चलिए बताइए भाई 55 का उत्तर क्या होगा? 55 का उत्तर जो है डी हो जाता है। गन्ने के, ध्यान से सुनिएगा, गन्ने के कलम में विभिन्न पर्वांतरों की लंबाई में विभिन्नता किसके कारण आती है? तो यह इसका डी ऑप्शन है, अंतर्वेशी विभाजोतक के कारण, अंतर्वेशी विभाजोतक के कारण आती है। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं प्रश्न संख्या 56 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 56, शारीरिक दृष्टि से काफी पुरानी द्विबीजपत्रीय जड़ मूल द्विबीजपत्री स्तंभ से किसके आधार पर अलग पहचानी जा सकती है? तो ए द्वितीय फ्लोएम कोश वाह का अभाव, द्वितीय जाइलम दारू का अभाव, प्रोटोजाइलम आदि दारू का स्थान, डी कार्टेक्स वलकुट की उपस्थिति। तो ये 56 का फटाक से उत्तर बताइए। प्रश्न संख्या 56 का उत्तर, प्रश्न संख्या 56 का उत्तर जो है सी को जाता है, प्रोटोजाइलम। प्रोटो मतलब आदि होता है, प्रोटोजाइलम मतलब आदि दारू का स्थान। ठीक है, शारीरिक की दृष्टि से काफी पुरानी द्विबीजपत्री जड़ मूल द्विबीजपत्री स्तंभ से किसके आधार पर अलग पहचानी जा सकती है? प्रोटोजाइलम आदि दारू का स्थान देखकर पहचाना जा सकता है। चलो प्रश्न संख्या 57, प्रश्न संख्या 57 पर ध्यान से सुनिएगा। कर आए प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है? ए कोशिकाओं के बीच लिग्निफाइड सीमेंट परतें, बी चालनी संरचनाएं, सी सहलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन, डी केंद्रक को प्लाज्मोलेमा से जोड़ती झिल्लियां। चलिए ऑप्शन बताइए भाई। 57 का ऑप्शन जो होगा यह सी है, सहलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन प्लाज्मोडेस्माटा, संलग्न कोशिकाओं के बीच के संयोजन होते हैं। चलिए अब प्रश्न संख्या 58, वलय ई तथा सर्पिल रूप से मोटे होते हैं जाते हैं। चालनी तत्व प्रोटोजाइलम आदि दारू में सामान्यतः तब बने रहे होते हैं जब जड़ अथवा स्तंभ, ठीक है, तो ये विभेदित हो रहे हों, चौड़े होते जा रहे हों, लंबे होते जा रहे हों, परिपक्व होते जा रहे हों। ठीक है, तो 58 में। चलिए 58 का जो इसका उत्तर है डी ऑप्शन होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि इसका क्या है। वलीय तथा सर्पिल रूप से मोटे होते जाते चालनी तत्व प्रोटोजाइलम आदि दारू में सामान्यतः तब बन रहे होते हैं जब जड़ अथवा स्तंभ परिपक्व हो रहे हों। डी ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 59, खम्भ मृदुतक किसकी पत्तियों में नहीं होता है? चना, सोयाबीन, सरसों, सोरघम। जल्दी बताइए, खम्भ मृदुतक किसकी पत्तियों में नहीं होता है? ठीक, तो 59 का जो है डी ऑप्शन, सोरघम नामक पौधा होता है, उसमें जो है खम्भ मृदुतक पत्तियां नहीं होती हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 60, जौ में स्तंभ संवहनी पुल कैसे होते हैं? बंद और तिरछे, छितराए, बी खुले और छितराए, सी बंद और आर्य, डी खुले और एक छल्ले के रूप में। तो 60 का उत्तर है, एक उत्तर इसका होगा, 60 का एक उत्तर होगा, जौ में स्तंभ संवहनी पुल कैसे बने होते हैं? बंद और छितराए। ठीक, अब इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, और इसके बाद आएगी डी सीरीज। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 61, ध्यान से सुनिएगा। करा संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल का ह्रास होना किनकी विशेषता है? ए समुद्भिद की, बी मरुद्भिद की, सी जलोद्भिद की और अधिकांश पादपों की। चलिए, संवहनी ऊतक, यांत्रिक ऊतक तथा क्यूटिकल का ह्रास होना किसकी विशेषता है? ये जलोद्भिद में होता है भाई। सभी ऊतक जलोद्भिद में ह्रास होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो जलोद्भिदों की। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यह सीरीज कंप्लीट होती है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।